द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवादों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से यह फिल्म देखने की अपील की है। अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम के कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि फिल्म देखकर पता चलता है कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर में कितना अत्याचार हुआ, कैसे आतंकवाद फैला। लेकिन नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने धारा 370 हटाकर देश में एक मजबूत नेतृत्व का एहसास कराया। अमित शाह से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। તમે બધાએ કાશ્મીર વાલી ફિલ્મ જોઈ છે કે નથી જોઈ ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, જોઈ છે? બાકી લોકોએ જોઈ લેજો તો ખબર પડશે કાશ્મીરની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો। તમે બીજી વાર નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાયા, બીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવતાની સાથે 5 ઓગસ્ટ 2019 ના દિવસે નરેન્દ્રભાઈએ આ ધારા 370 ને ઉખાડીને એક ક્ષણે નરેન્દ્રભાઈએ આ નિર્ણય કર્યો। એક ક્ષણે દેશભરના લોકોને એ વાતનો અનુભવ થયો કે કોઈ દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ વાળું નેતૃત્વ, નરેન્દ્રભાઈ જેવું નેતૃત્વ अगर देश की नेतृत्व करतु है तो कसूं ज असंभव नहीं। राजीव जेटली जी, अब सिनेमा अच्छी लगी या नहीं लगी ये किसी भी दर्शक का अपना प्रेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन इस फिल्म के जरिए पॉलिटिक्स को जोड़ना और फिर 370 की बात करना, इससे लेकर कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि यही एजेंडा तो है बीजेपी का। मीनाक्षी, आप इस बात को देखिए, 370 और 35A को हटाने की मुख्य वजह क्या रही है? मुख्य वजह यह रही है कि कश्मीर को भारत से जो डिटैच करके काट करके रखा गया था ताकि कश्मीर के अंदर कश्मीरी भारत की मुख्य धारा से और भारत कश्मीर की मुख्य धारा से ना जुड़ पाए। ये मुख्य उद्देश्य था। अगर ये उद्देश्य ना होता तो जो ये पिक्चर के अंदर, मूवी के अंदर दिखाया गया, ये कत्लेआम भी वहां नहीं हो सकता था। अगर वहां पर भारी तादाद के अंदर अपना योगदान भारतीय दे रहे होते तो क्या इन कश्मीरी पंडितों को वहां से इस तरीके से पलायन करना पड़ता? क्या इस तरीके के अत्याचार उनके ऊपर होते? क्या इस तरीके से जो बलात्कार जिस मूवी में दिखाया गया ऐसे काटा जाता लोगों को जिंदा? और उसके बाद देखिए किस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होके ये मौलाना साहब बोल रहे हैं। और इसके मैंने, आप मेरी बात की तरफ गौर कीजिए, मैंने दाढ़ी वाले और टोपी वाले, गोल टोपी वाले इसलिए बोला क्योंकि इनका उद्देश्य 800 साल राज करने वाला था। इनका उद्देश्य यह था कि सरकारी नीतियां जो बनाई जाएंगी वो हमारे हिसाब से चलेंगे, जिस हिसाब से हम इस तरीके के अत्याचार करते रहेंगे और बड़ी तादाद में लोगों का पलायन करवाते रहेंगे और अपना कब्जा करते चले जाएंगे। ये 8 साल की सरकार ने विश्वास दिलाया इस देश की जनता को। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं कह रहा। मुसलमान और हिंदू और इस देश के एक एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देने वाली सरकार अगर आई है तो पहली बार आई है 8 साल के अंदर। हम तो कहते हैं कश्मीर की तरक्की में सबका योगदान होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों का भी होना चाहिए। और कश्मीर तरक्की में आगे तब बढ़ सकता है जब बाहर से जाकर के वहां पर प्रोफेसर अपनी एजुकेशन दे पाए, इंजीनियर अपना काम कर पाए, वहां के बच्चों को वहां रोजगार मिल पाए। अरे आपने तो सबको वंचित रखा वहां पर। और आज मैं कहता हूं कि देखिए मीनाक्षी जी, शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा, आपने केवल इतना ही सुना होगा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कई पूरे देश को अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से जुल्म उनके ऊपर हुए, किस तरीके से अत्याचार उनके ऊपर हुए, कैसे कैसे जब भी कोई एक धर्म विशेष की संख्या जहां पर ज्यादा बढ़ती है वहां पर ऐसा माहौल क्यों बन जाता है। वो चाहे पटवारे की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, कश्मीर की बात करिए, और भी भाग है हमारे देश के। मैं तो कहता हूं, आप देखिए दिल्ली से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर भी ऐसे हालात पैदा हुए थे। किसने पैदा किए थे वो हालात? तो वो क्या चाहते हैं, ये वो गोल टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये वो दिन वापस लेके आना चाहते हैं? ये ऐसा कश्मीर, ऐसा देश बनाना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ऐसी सोच वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जिस सोच वाले लोगों ने भारत के बहुसंख्यक समाज को ही भारत के अंदर कुछ जगहों पे अल्पसंख्यक बना के वहां से निकाल दिया। क्या किसी को अधिकार नहीं है अपनी जगह पे रहने का? ठीक है लोन साहब, जो बात अभी राजीव जेटली कह रहे हैं और जो बात थोड़ी देर पहले रिंकू साहब ने भी कही, उन्होंने कहा कि वो ये मानते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा चलेगा, या तो छोड़ दो या धर्म परिवर्तन करवा लो, अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। ये धर्म के नाम पर हुआ। ये तकलीफ है कश्मीरी पंडितों की, जिसे आज तक नकारा गया।
आज जब ये बात सामने आ रही है तो देश के मुसलमानों को भी इन कश्मीरी पंडितों का तो गले मिलकर साथ देना चाहिए। ऐसी विभाजनकारी सोच को एक साथ एक सुर में कंडेम करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी डिवाइसिव पॉलिसी को, चाहे कोई व्यक्ति दे, कोई राजनीतिक दल हो, निजी रूप से कहे, जिससे भी दो लोगों को बांटा जाए, दो कम्युनिटीज के बीच दरार पैदा किया जाए, हम उसको कंडम नहीं, हर कोशिश करेंगे कि उसे रोका जाए, उससे लड़ा जाए। और जहां तक कश्मीर की बात है, मैंने पहले भी कहा, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने सफर किया। और मीनाक्षी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हजारों लोग यहां पर मारे गए सिविलियंस, उनमें 1% हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी। उसका अर्थ यह है कि 99% से ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से भी मारे गए, उनके साथ भी अत्याचार। क्या धार्मिक आधार पर उनके साथ हुआ? आप बीच में, मैं बस पूछना चाह रही हूँ, क्या उनके साथ धार्मिक आधार पर कत्लेआम हुआ? देखिए, बंदूक ये चीज नहीं देखती है। मैं खुद 7वीं में पढ़ता था जब मैं इसका शिकार बना, मेरे वालिद साहब शहीद किए गए, इन्हीं गोलियों के वो भी शिकार हो, कश्मीर के हालातों के शिकार हो गए। तो इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पर कुछ समय पहले एक निर्दोष शहरी मारा गया, एक अल्ताफ, उनको तो लाश नहीं दी गई। जो पंडित जी बोल रहे थे, मैं पंडित जी को कहता हूं, वो मदर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। सरकार कहती है वो निर्दोष शहरी है, लेकिन उसको लाश, बेटी, उसकी मासूम बेटी माइनर सड़क पे आई प्रदर्शन करते हुए, मुझे अबू की लाश दे दो। नरसंहार सोपोर में हुआ, हमें लाशें उठाने नहीं दी वहां पर। उधर की गोली से भी हम मारे गए, इधर की गोली से भी मारे गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क के मुफाद में है कि ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसे रोका जाए। और मीनाक्षी जी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने पूरा नहीं देखा ये मौलाना साहब ने क्या कहा, लेकिन जब ये अमन की बात करते हैं वो मैंने सुना, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आपको मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी, मैं सारे मीडिया पे तो नहीं आरोप लगाता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं अच्छे भी है, प्रोफेशनल भी है, कुछ लोग हैं जिनकी हमें शिकायत है, गिला है उनसे। मुझे आप बताइए, जब बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने दिल्ली में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, जब उन्होंने कहा गोली मारो, इन कोई बुरे शब्द का इस्तेमाल किया, मैं शायद टीवी पे भी नहीं बोलूंगा, बीजेपी के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा गोली मारो इनको, और कहा कि राष्ट्रपति को वापस जाने दो, फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। आपने उस पर चर्चा की? आपके मुझे बिल्कुल चर्चा की और कंडेम किया गया। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पर खुले तौर पर कहती हूँ, ऐसी विभाजनकारी सोच, गोली मारने वाली सोच, नामो निशान मिटा देने वाली सोच को मैं कंडेम करती हूँ। और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो, धर्म के आधार पर भेदभाव हो। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब मुसलमानों की तकलीफ के बारे में चर्चा होती है, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोन साहब, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे पूरा जवाब सुने। आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा पूरा जवाब सुने। लोन साहब, मुझे तकलीफ तब होती है जब आज कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने वाली एक फिल्म, मात्र एक फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हो गई तो इतना हाय तौबा मच गई, इतनी हाय तौबा मच गई कि आपने इनका ही दर्द क्यों दिखाया, आपने इनका ही दर्द क्यों दिखाया? अरे भाई, जिनका दर्द आज तक नहीं देखा था, उनका दर्द दुनिया ने देख लिया तो क्या हो गया? पहाड़ टूट पड़ा क्या? पहाड़ टूट पड़ा कि पूरे देश के मुसलमान खड़े होकर ये कहने लगे कि हमें तो जो है अलग किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा लाया जा रहा है। किसने किया भाई ये बंटवारा? ऐसे ये नक्शबंदी जैसे लोग करते हैं बंटवारा। आप समझिए इस बात को, इनकी राजनीति समझिए। आपको मैं सूचना देता हूं, हम एक मोहन भगवत जी ने कहा था, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।